नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। कुश्ती संघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को कई ऑडियो वीडियो सबूत मुहैया कराए हैं। आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने पुलिस को सबूत दिए हैं। साथ ही बता दें कि दिल्ली पुलिस इस मामले में 15 जून को एक चार्जशीट भी फाइल करने जा रही है। वहीं बता दें कि कुछ दिन पहले किसानों की सोनीपत में महापंचायत हुई थी, जिसमें 15 जून आखिरी तारीख तय की गई। अब इसमें देखने की बात है कि क्या किसान कल से क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पहलवानों ने 15 जून तक का समय दिया था, जिसके बाद अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि पहलवान आखिर कल के बाद क्या एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 6 में से 2 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो और विजुअल सबूत सौंप दिए हैं। दिल्ली पुलिस इन सबूतों की जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन एक वरिष्ठ सूत्रों ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जल्द ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने जा रही है। 15 जून के दिन आरोप पत्र शायद दाखिल किया जाएगा। साथ ही बता दें कि एसआईटी दिन रात एक कर आरोप पत्र को अंतिम रूप दे रही है। तो यहां आपको बता दें कि महिला पहलवानों की एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच में लगी हुई है। 15 जून तक चार्जशीट दायर करनी थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए बाकायदा फेडरेशन ने 5 देशों से भी मदद मांगी है। आपको बता दें कि वह 5 देश वह हैं जहां खिलाड़ी लगातार खेलने गए थे। लगातार खिलाड़ियों ने अलग अलग टूर्नामेंट्स खेले थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है? 15 जून को क्या होने वाला है, यानी कि कल पहलवान आगे की किस तरीके से रणनीति लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से महापंचायत में पहलवानों ने अल्टीमेटम दिया था, तो उसको लेकर अब क्या कुछ खबर सामने आई है? देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से धरना प्रदर्शन खिलाड़ी कर रहे थे, लगातार जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद ब्रजभूषण की जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी को देखते हुए पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जांच जो है कर रही थी। उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की गई है। उसके जो निजी ड्राइवर हैं ब्रजभूषण के, उससे भी जो है पूछताछ की गई। जो अलग से लोग हैं उसके अंदर कार्य कर रहे थे, उन लोगों से सबके जो बयान है वो बयान दर्ज कराए गए हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है कल चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। जिस तरीके से पहलवानों ने अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन का अल्टीमेटम रहेगा और 15 दिन के बाद यदि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उससे बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी तैयार है। क्योंकि लगातार धरने पे बैठे किसान, महापंचायत भी हो रही है। क्योंकि गंगा में भी जो अपने मेडल बहाने के लिए किसान पहलवान गए थे, तो पहलवानों को रोकने के लिए किसान के नेता जो है राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत, वो खुद वहां पहुंचे थे। उन्होंने वो मेडल लिया था। उस समय उन्होंने सरकार से 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 5 दिन में जो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद बताया जाए कि आपको जिस तरीके से यहाँ पर दोबारा महापंचायत बुलाई गई थी, महापंचायत में साफ तौर पर सभी को दिशा निर्देश दिया गया कि 15 दिन का समय है। लेकिन दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। और जो बयान उनके दर्ज कराए गए हैं, ब्रजभूषण शरण के जो ड्राइवर हैं, तमाम जो लोग हैं, उसके आसपास के लोग हैं, उनसे भी ये बयान दर्ज कराए गए। लेकिन दिल्ली पुलिस कल जो है कहीं ना कहीं चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है इस मामले को लेकर। नितिन, खबर सामने आई है कि 6 पहलवानों में से 2 पहलवानों ने पुलिस को ऑडियो और वीडियो क्लिप सबूत के तौर पे पेश किए हैं। इसके साथ खबर सामने अभी आई थी कि एक इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट रेफरी जो कि कोच है वर्तमान में, उन्होंने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जब वो बाहरी टूर पर गए थे तो लड़कियों को टच करने का प्रयास ब्रजभूषण द्वारा किया जाता था। तो क्या दिल्ली पुलिस इन बातों को अपने चार्जशीट में लिखेगी और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो कार्रवाई की जाएगी उससे क्या पहलवान संतुष्ट होंगे? क्या पहलवान आगे इस आंदोलन को स्थगित करने पर विचार कर सकते हैं? देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पहले ही अपनी जांच में ये कहा था कि आखिरकार जिस तरीके से पहलवान ने आरोप लगाया है ब्रजभूषण के खिलाफ ऊपर कि उस ब्रजभूषण पे पहले जो उनके आरोप भी जो है सिद्ध किए जाएं, और लेकिन उसको देखते हुए जो आरोप लगाए हैं, तो पहलवानों से यही कहा कि जिस तरीके से आपके पास जो सबूत हैं उन सबूतों को पहले हमारे पास पेश किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो जांच चल रही है, उस जांच कुछ प्रतिक्रिया जो है आगे बढ़ चुकी है और दिल्ली पुलिस लगातार ब्रजभूषण के खिलाफ जो है आरोपों की तैयारी कर रही है। और उसको देखा जाए कि जो बयान थे, जो ऑडियो क्लिप दी है पहलवानों ने, 2 पहलवानों ने ऑडियो क्लिप दी है और कहा है कि इस तरीके से महिलाओं के साथ में जो है बदसलूकी
बदसलूकी की और महिला के जो यौन उत्पीड़न का जो मामला है लगातार पहलवानों के ऊपर किया जा रहे थे, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही पहलवानों से कहा जो आपके पास सबूत हैं उन सबूतों को जो है पेश किया जाए और जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो चार्जशीट दाखिल की गई, जो बात की जाए उसके जो रेफरी हैं, उस रेफरी ने भी यही आरोप लगाया कि ब्रिजभूषण सिंह पे जो है जिस तरीके से महिला को छेड़छाड़ के आरोप लगाए और कहा है कि महिलाओं के साथ काफी बदसलूकी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने की है। लेकिन पूरे मामले की जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस करी है। लगातार जो दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के कांटेक्ट में है, ब्रिजभूषण से फोन पे बातचीत की है, उनके गांव में जाके लोगों से पूछताछ कर रही है और कह रही है कि इस पे जल्दी से जल्दी बयान और चार्जशीट जल्दी जल्दी दाखिल की जाएगी कोर्ट में। जी, लेकिन पहलवानों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। नितिन, खबर सामने यह आई है कि दिल्ली पुलिस ने 5 अलग अलग देशों से भी मदद मांगी है। वह देश इंडोनेशिया, कजाकिस्तान है, जहां ये पहलवान दौरे पर जाते थे, वहां ये अलग टूर्नामेंट खेले थे। तो दरअसल दिल्ली पुलिस ने वहां के सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, लेकिन विदेशी देशों का कहना है कि वह 15 तारीख से पहले इन चीजों को मुहैया नहीं करा सकते। तो पहलवानों का कहना है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चार्जशीट में उस फुटेज को शामिल नहीं किया जा सके, वरना ब्रजभूषण का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने 5 देशों से जो है सबूत मांगे हैं, सीसीटीवी जो फुटेज थे, लोग पहलवान जो खेलने के लिए जाते थे इंडोनेशिया या दूसरे जो देश हैं उन देशों में पहलवान गए हैं खेलने के लिए, तो उसके जो सीसीटीवी फुटेज है उन फुटेज को मांगा जा रहा है। पहलवानों ने साफ तौर पर कहा है कि आखिरकार हम लोग खेलने के लिए जाते थे, उस समय भी ब्रिजभूषण के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए थे कि आखिरकार ब्रिजभूषण वहाँ पर जो है पूरी तरीके से महिलाओं से जो बदतमीजी करते थे और इस तरीके की छेड़छाड़ की जो घटना थी, तमाम ऐसी घटनाओं की जो सीसीटीवी फुटेज जहाँ पहलवान जो लगातार बाहर विदेशों में खेलने के लिए जा रहे थे, तो उनकी जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगाए गए, उन सीसीटीवी फुटेज की मांग भी कर रही है दिल्ली पुलिस लगातार। लेकिन अब देखना ये होगा कि 15 तारीख का जो अल्टीमेटम पहलवानों ने दिया है और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल नहीं करी, तो उससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसान जो संगठन है वो लगातार महापंचायत कर रहा है और जो खाप की पंचायत है वो खाप की पंचायत में साफ तौर पर निर्देश दिया। तमाम नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि आखिरकार ये देखा जाता है कि पहलवानों के साथ बर्दाश्त जो है अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पहलवानों के खिलाफ पूरी तरीके से जो है किसान संगठन लगातार जो है खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। चाहे खाप पंचायत हो या अलग कोई से भी किसानों के जो संगठन बने हुए तमाम, वो संगठन जो है तमाम के किसानों के साथ में लगे हुए हैं और कहा है कि पहलवानों के साथ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अत्याचार। आखिरकार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर ब्रिजभूषण यदि जल्दी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस तमाम ऐसी चीजों को जो है कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी गिरफ्तार नहीं किया ब्रिजभूषण, तो इससे बड़ा भी जो धरना प्रदर्शन करने के लिए पहलवान तैयार है, क्योंकि पहले भी पहलवानों को समझाने के लिए किसान नेता पहुंचे थे, किसानों ने साफ तौर पर अपना हमला बोला था। उसको देखते ब्रिजभूषण को, क्योंकि आखिरकार ब्रिजभूषण सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ब्रिजभूषण ने साफ ये कहा कि मेरे खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर लेफ्ट का समर्थन लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव टी राजा से मुलाकात की। टी राजा से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने पर धन्यवाद। वहीं उन्होंने आगे कहा सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देनी चाहिए, यह एजेंसियां केवल बीजेपी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आई हैं। इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है, सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। इसके कुछ प्रोविजन। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में लोकसभा प्रभारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक हुई। यहां पर चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बता दें कि अखिलेश यादव ने पार्टी में संगठन को मजबूत करने के साथ ही लोकसभा सीटों पर जातिगत समीकरण को साधने की कवायद तेज कर दी है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत मिल सके। इसको लेकर बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा प्रभारियों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में बीजेपी के जीत के क्रम को
रोकने की रणनीति बनाई गई। इसको लेकर जातीय जनगणना को हथियार बनाकर सपा लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार 16 जून को 10:30 बजे होगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू विधायक रत्नेश सदा मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा तेज है। इस बीच राज्यपाल की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी से उन्हें 16 जून को 10:30 बजे बुलाया गया है। वो मंत्री पद की शपथ लें। राजभवन से बुलावे के बाद रत्नेश सदा बेहद भावुक थे और उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक दलित समाज के बेटे को इतना बड़ा मौका देने के लिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे पूरी ताकत और लगन से पूरा करूंगा। तो 16 जून को पटना में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें संतोष सुमन की जगह अब रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश सरकार की विपक्षी एकजुटता के पहले कैबिनेट विस्तार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जीतनराम मांझी की हम अब महागठबंधन से अपने आप को दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह का दौरा रद्द तूफानी विपर्यय के चलते गृहमंत्री का दौरा रद्द हुआ है। गृहमंत्री तूफान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ी जानकारी, गृहमंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द हो गया। आपको बता दें कि तूफान विपर्यय के चलते गृहमंत्री ने अपना यह दौरा रद्द किया है। लगातार गृहमंत्री अमित शाह तूफान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिससे कहीं कोई क्षति ना पहुंचे। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना दौरा अपना रद्द कर दिया। आपको बता दें तूफान विपर्यय के चलते गृहमंत्री का यह दौरा रद्द हुआ है। गृहमंत्री तूफान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें लगातार गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में लगातार गृहमंत्री अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। लगातार विपर्यय के चलते गृहमंत्री का दौरा रद्द हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ इंडिया वॉइस पर साझा कर रहे हैं। बता दें कि विपर्यय नाम के तूफान पर लगातार गृहमंत्री अपना नजर बनाए हुए हैं। यह तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की कार्रवाई के दौरान सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें ओमदुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छापा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित सेंथिल के घर के अलावा उनके पैतृक निवास करूर में भी मारा गया। जांच एजेंसी ने जिस समय सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापेमारी की, उस समय वह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जैसे ही उन्हें छापेमारी की सूचना मिली, वह टैक्सी लेकर घर लौट आए। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद डीएमके एक्टिव हो गई और पार्टी ने उनकी गिरफ्तार को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। डीएमके ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी की डराने धमकाने की राजनीति से नहीं डरने वाली है। तो तमिलनाडु में ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद बिजली मंत्री को गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब पूरी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद मंत्री को गिरफ्तार किया गया। रोते हुए मंत्री दिखे हैं सेंथिल बालाजी, जिसके बाद डीएमके ने कहा कि बीजेपी की इन कार्रवाई से नहीं डरने वाली है डीएमके। तो वहीं तमिलनाडु में ईडी की छापेमारी पर डीएमके ने टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री को टॉर्चर किया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी की दमनकारी नीति बताया है इसे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह पूरी कार्रवाई हुई थी, लेकिन डीएमके ने इसे कहा कि यह दमनकारी नीति है। बीजेपी
अपने विरोधियों को ईडी और सीबीआई के जरिए दबाना चाहती है। डराने धमकाने की राजनीति से वह नहीं डरते। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में 18 पार्टियां शामिल होंगी। वहीं मंगलवार को जेडीयू अध्यक्ष शरण सिंह ने कहा, देश भर में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। जेडीयू अध्यक्ष का बयान, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। और उनका त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया तो उनकी जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह। अब ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी में कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ हैं। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। फाफामऊ गंगा घाट पर बुधवार को स्नान करते समय आरएफ सिपाही और उनके बेटे बेटी समेत 4 लोग गंगा में समा गए। घंटे मशक्कत के बाद गोताखोरों ने फौजी समेत उसके बेटे और बेटी का शव बरामद कर लिया है, जबकि एक की खोजबीन जारी है। 4 लोगों के डूबने की घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। तो प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर आरएफ जवान समेत 4 लोग डूब गए हैं। कन्नौज में आबकारी विभाग का छापामार अभियान शुरू हो चुका है। हसुरैन की गिहार बस्ती में टीम ने छापेमारी की। अवैध शराब का कारोबार बंद करने को लेकर छापेमारी हुई है। आबकारी टीम को देख घर छोड़कर अवैध कारोबारी भाग गए। आपको बता दें, तलाशी के दौरान बेड के अंदर अवैध मात्रा में शराब बरामद हुआ है। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। जमीन में दबा लहन को भी नष्ट किया गया है। तो बड़ी जानकारी कन्नौज से निकलकर सामने आ रही है। आबकारी विभाग का छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि हसुरैन की गिहार बस्ती में टीम ने छापेमारी की। अवैध शराब का कारोबार की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की। बंद करने की छापेमारी आबकारी टीम को देख अवैध कारोबारी मौके से फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि तलाशी के दौरान बेड के अंदर अवैध शराब बरामद हुआ है। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। साथ ही जमीन में दबी लहन को भी नष्ट किया गया है। तो कन्नौज की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। आबकारी विभाग का छापामार अभियान शुरू हुआ है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर आबकारी विभाग की टीम पहुंची और छापेमारी की। इस दौरान अवैध कारोबारी मौके से फरार हो गए। वहीं छापेमारी के दौरान बेड के नीचे से अवैध शराब बरामद हुआ। भारी मात्रा में शराब जब्त की है पुलिस ने। साथ ही जमीन में दबी लहन को भी नष्ट किया गया है। तो कन्नौज की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। हसुरैन की गिहार बस्ती में टीम ने छापेमारी की है। आबकारी विभाग का छापेमार अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कमिश्नरी लागू होते ही पुलिस काफी मुस्तैद हो गई है। बता दें, पुलिस का चप्पे चप्पे पर नजर रखना चोरों के लिए और खनन माफियाओं के लिए बड़े खौफ की बात है। इसको लेकर देर रात तकरीबन 1 बजे आगरा देहात क्षेत्र में इंडिया वॉइस संवाददाता सचिन गुज्जर ने पुलिस रियलिटी चेक किया। तो आगरा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस रात के 1 बजे पेट्रोलिंग करते हुए दिखी। चोरों और खनन माफियाओं में पुलिस की इस पेट्रोलिंग से खौफ है। आपको बता दें, कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। तो आगरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। कमिश्नरी लागू होते ही पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। आपको बता दें कि
बस्ती जिले में 2 दिन के अंदर 2 कत्ल हुए हैं। पहली घटना लालगंज थाना के शोभनापार गांव की है, जहां एक कलयुगी शिक्षक बेटे ने सोमवार को कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। तो दूसरी घटना सदर कोतवाली के परासी गांव की है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में बेटे ने अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लगातार इन दोनों घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो बस्ती में 2 दिन के अंदर 2 कत्ल हुए हैं। बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, इलाके में इससे हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि बेटे ने संपत्ति के लालच में पिता की हत्या कर दी है। बुलंदशहर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें गांव के दबंगों पर दलित परिवार को घर में घुसकर पीटने का आरोप लगा है। इस हमले में 7 महीने की गर्भवती सहित 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए खुर्जा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां कोचिंग पढ़ने आई छात्रा लापता हो गई है। छात्रा के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। कंपटीशन की तैयारी कर रही थी छात्रा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की अब पूरी घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां कोचिंग पढ़ने आए गई छात्रा लापता हो गई है। छात्रा के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। कंपटीशन की तैयारी कर रही थी छात्रा। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली में छात्रा के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कोचिंग पढ़ने गई थी छात्रा, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिवारजनों में तनाव फैल गया। इसके साथ ही बता दें कि छात्रा कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो रायबरेली में कोचिंग पढ़ने गई छात्रा लापता हो गई है। कोचिंग पढ़ने गई छात्रा के घर न पहुंचने से परिवारजनों में परेशानी देखने को मिले। उसके बाद परिवारजनों ने पुलिस से संपर्क किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की घटना है, जहां छात्रा के लापता होने से हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि छात्रा कोचिंग गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी, जिससे परिवार वालों ने पुलिस में संपर्क किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? छात्रा लापता हो गई, कोचिंग गई थी। जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली शहर का है, जहां पर कोचिंग करने के लिए छात्रा आई थी और उसके नदारत होने के बाद पुलिस महकमे में देखा जाए तो हड़कंप का माहौल है और वहीं परिजनों के द्वारा पूरी तरह से मामले को कहीं न कहीं तलाश करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से आपको बता दें कि कोचिंग में जो अध्यापक है वो पूरी तरह से मामले को लेकर मीडिया के सामने आया। उसने कहा कि 2 दिन पहले छात्रा आई हुई थी और छात्रा के आने का मामले को लेकर पूरी तरह से उसके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि टीचर के द्वारा बताया गया कि वो आई थी और यहाँ कोचिंग से निकल कर गई थी, लेकिन निकलने के बाद उसका आता पता नहीं लगा, जिसको लेकर परिजनों ने कहीं न कहीं छात्रा के गायब होने की बात कह रहे हैं और लापता होने में कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस में हड़कंप देखने को मिला है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार पुलिस के द्वारा मामले की खोजबीन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर में फिर हिली धरती। 18 घंटे के भीतर 4 बार कांपी धरती। अब किश्तवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जम्मू से, जहां जम्मू में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 18 घंटे के भीतर 4 बार धरती कांपी है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं 18 घंटे के भीतर। यह चौथी बार है जब भूकंप से जम्मू कश्मीर के धरती हिली है। बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है।
फिलहाल रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी है इसकी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 18 घंटे के भीतर चौथी बार धरती कांपी है। बड़ी जानकारी, किश्तवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल भूकंप के रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता है उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल बता दें कि 18 घंटे के भीतर यह चौथी बार धरती कांपी है। किश्तवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.4 भूकंप की तीव्रता रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।